नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, यह है बड़ी बहस और बड़ी बहस में मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। आज की बड़ी बहस में हम एक बार फिर वो मुद्दा उठाने जा रहे हैं जिसे लेकर हिमाचल के अधिकांश हिस्सों में लोग परेशान हैं। ये परेशानी का सबब वैसे तो प्राकृतिक है, लेकिन क्या इससे बचा जा सकता है, बचा जा सकता था या बचा जा सकेगा, ये हमारी आज की इस बड़ी बहस का बड़ा सवाल रहेगा। इसी सवाल को एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद करेंगे इस पर बड़ी बहस। हिमाचल में लगातार दूसरे साल कुदरत ने अपना कहर बरसाया है। रामपुर, मंडी और कुल्लू में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। रामपुर के समेज में अभी भी लापता लोगों को निकालने का काम जारी है। अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है और बाकी लोगों के शवों को निकालने का काम भी लगातार जारी है। लापता लोगों को ढूंढा जा रहा है, तो वहीं सीएम सुक्खू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट भी ली है। साथ ही सीएम ने इस मौके पर कहा कि आपदा से प्रभावित हर शख्स मेरे परिवार का सदस्य है और हर संभव मदद देने का सीएम ने ऐलान किया है। साथ ही कहा कि बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। जो नाला आपको हम दिखाएं, एक छोटे से नाले ने इतनी भयंकर नदी का रूप धारण कर लिया और इस नाले में 50 फुट ऊपर तक पानी आया। कैमरा ना हिलाओ यार, मैम ये मोबाइल पीछे। हमने थोड़ा नीचे कर लीजिए। इतने भयंकर रोड बस पहले कभी नहीं देखा। पिछली बार आपदा आई, आपदा से हम लड़े और आज सबसे बड़ी दुख की बात है कि एक दिन में 81 के करीब लोगों का इस मलबे में दवा होने का दवा अंदेशा था, लेकिन अभी 4 डेड बॉडी को रिकवर किया गया है। 49 में 33 और 36 लोग इस रेंज में आते हैं। मुझे लगता है कि अब उनकी उम्मीद बहुत कम है। भगवान का शुक्र होगा या भाग्य का कोई शुक्र होगा कि कहीं वो हमें जीवित मिल जाए और डेड बॉडी मिलने की जो संभावना बहुत ज़्यादा पानी है, उम्मीद कम लगती है। जो मिसिंग लोग हैं उनकी मिलने की उम्मीद भी बहुत कम है। सर, स्कूल भी था यहाँ पर, बच्चों का स्कूल। आपदा पर सियासत तो जरूर होती है, लेकिन पहाड़ों को बचाने के लिए सियासतदान कभी एक साथ नहीं बैठते, ना ही कोई कंक्रीट प्लान आज तक तैयार किया जाता है। बड़ा सवाल ये है कि लगातार दूसरे साल हुई इस तबाही के लिए जिम्मेदार कौन है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते दुनिया भर में मौसम में तब्दीली देखने को मिली है। बादल फटने की घटनाएं पहले से ज्यादा बढ़ी हैं। हिमाचल में उन लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है जो नदी नालों के किनारे जाकर रह रहे थे। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में नियमों को ताक पर रखकर खड्डों, नालों और नदियों के किनारे लोग बसे हुए हैं। ऐसे में जब भारी बारिश होती है या बादल फटते हैं, तो हमें तबाही के लिए तो जहनी तौर पर तैयार रहना होगा। भारी मात्रा में पानी जब संकरे नाले से जाता है तो जान माल का भारी नुकसान होता है। भविष्य के लिए नियम तो बनाए, पर बन चुके भवनों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। पर्यावरण विशेषज्ञ इसके लिए कुछ कारणों को जिम्मेवार ठहराते हैं। इनमें कई कारण हैं, मसलन पहाड़ों की सीधी कटाई, अवैज्ञानिक और अंधाधुंध निर्माण, पेड़ों का कटान, नदियों में मलबा, ड्रेनेज सिस्टम का नहीं होना और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से असंतुलित बादल बरस रहे हैं। नदी नालों के किनारे बेहिसाब आबादी बस गई है। बहुमंजिला भवन खड़े किए गए हैं। क्षमता से ज्यादा घर बनाए जा रहे हैं। बिना जांच किए कच्ची मिट्टी पर निर्माण हो रहा है। सड़कों के लिए पहाड़ों की 90 डिग्री एंगल की वर्टिकल कटिंग तबाही का कारण बन रहा है। पिछले साल भी प्रकृति का तांडव हमने देखा था, लेकिन हमने एक साल बाद भी सबक नहीं लिया और न ही इसके लिए हम तैयार थे। लेकिन अब हमें जागना होगा। प्रदेश सरकार को एक बेहतर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है और अतिक्रमण को लेकर कड़े नियम बनाकर उन्हें लागू करवाना होगा। साथ ही नदी नालों के किनारे जहां तबाही हो चुकी है, वहां डेंजर जोन घोषित होना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में लोगों की जान बच सके और जो तबाही का मंजर हमने देख लिए वो दोबारा देखने को ना मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
और इसी मुद्दे को आइए विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त इंडिया न्यूज़ पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर पर जुड़े हैं प्रोफेसर शशिकांत शर्मा। आप पत्रकारिता का अच्छा खासा अनुभव रखते हैं और अब प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में। राजनीतिक गलियारों की खबर आप रखते हैं और साथ ही साथ हमारे हिमाचल के ब्यूरो चीफ अनुराग हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर शशिकांत जी आपका। आज हम फिर एक बार बात हिमाचल में जो हर साल ये तबाही होती है बादल फटने से, नदी में बाढ़ आने से, इसको अगर हम साइंटिफिक तरीके से देखें तो क्या कोई इसका हल निकल सकता है आने वाले समय में कि जो लोग हर साल इसका शिकार होते हैं? आपके हिसाब से कौन से कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं? देखिए मुकेश, अगर इसकी बात करें, आपदा को तो रोकना इतना संभव नहीं है, क्योंकि अगर बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं तो वो तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही है या पेड़ों के कटान की वजह से हो रही है या किसी और कारण से हो रही है। वो घटनाएं तो निरंतर बढ़ती जा रही हैं और उस पर विचार करने की जरूरत है कि वो किस वजह से बादल फटने की घटनाएं इस तरीके से हो रही है। लेकिन जहां तक आपका सवाल है कि क्या इनसे बचा जा सकता है, तो बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि कम से कम मानव जो है, जो इंसान और जो लोग हैं, वो इस बात को समझे कि अगर इन घटनाओं का शिकार होने से बचना है तो सबसे पहले नदी नालों के जो किनारे पर घर बनाना और जिस तरह से कब्जा करके और आगे तक एनक्रोचमेंट करना, ये जो एक नीयत है आदमी की, उसे बदलने की जरूरत है। और साथ में सरकारी स्तर पर सख्त कानून बनाए जाने की जरूरत है, जैसे कि नेशनल हाईवे के किनारे आप मकान नहीं बना सकते, सीमित एक निर्धारित दूरी के बाद ही मकान बना सकते हैं। ऐसा नियम हिमाचल में भी बना हुआ है, लेकिन उसे लागू नहीं किया जाता। तो अगर नदी नालों के किनारे लोग नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में अगर बाढ़ आएगी तो उसका नुकसान लोगों को नहीं होगा। लेकिन फिर भी इससे मुश्किल यह है कि जो पुराने शहर है, जैसे आप रामपुर को देखें, वो और कुल्लू को देखें या मंडी को देखें, जो ये शहर है, ये कोई सतलुज के किनारे है, कोई ब्यास नदी के किनारे है, तो ये पुराने शहर है और अगर वहां पे बाढ़ आती है तो कहीं ना कहीं नुकसान जरूर होता है। तो इनसे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि धीरे धीरे एक ऐसी नीति बनाई जाए कि जहां लगातार कई कई सालों के बाद बाढ़ आती है, वहां पर भी लोगों को जागरूक किया जाए कि वो इस बात के लिए तैयार रहें कि बाढ़ आएगी, इसलिए वो पहले से ये व्यवस्था करें कि उनके घर वहां पर ना हो। और दुकानें आदि भी लोगों ने बना ली है कई जगहों पर। तो और जी जी बिल्कुल। शशि जी, आपकी ये बात सुनकर मुझे सन 2000 याद आ रहा है। आपको भी याद होगा क्योंकि आपने भी उस वक्त पत्रकार के तौर पर, ताकि अगर जी जी आपने, और इसी तरह अगर सड़क निर्माण को भी आप देखें, अब बड़ी विचित्र बात है कि नेशनल हाईवे भी उसी सड़क को बार बार बना देता है जो कि सड़क बह जाती है। क्या इसमें भ्रष्टाचार की वजह से ऐसा होता है? आप कुल्लू से मनाली के बीच का पैच देखें, पिछले साल जो सड़क बही थी उसे फिर से बनाया गया और वो इस साल फिर बह गई। तो आप उसके अलाइनमेंट चेंज कीजिए, उस सड़क को थोड़ा ऊपर जाकर बनाइए। क्यों आप उस जगह पे सड़क बनाते हो जहां नदी का पानी टक्कर मारता है या जहां नदी का पानी डैमेज करता है सड़क को? तो ये बड़ा सवाल है। ये तो बड़े आराम से किया जा सकता है कि अलाइनमेंट को बदला जाए। नदियों के किनारे कम ऊंचाई वाली सड़कें हमेशा आपको एक इस तरह का खतरा पैदा करती है, जो कि वहां पे सड़क मार्ग तो अवरुद्ध होता ही है, उसमें किसी दुर्घटना की आशंका भी हमेशा बनी रहती है। तो सड़कों के अलाइनमेंट को ठीक करने की जरूरत है। और अगर टनल लिंक करके अगर नदियों के किनारे से, कई जगह ऐसा किया गया है कि जहां नदियों के किनारे सड़क थी, उस सड़क को बचाने के लिए, जैसे कि अगर आप देखें तो कुल्लू मनाली के बीच एक लारजी वाली जो सुरंग बनी है, वो सिर्फ इसलिए बनी थी क्योंकि वहां पे लारजी डैम के बनने से वो पानी बढ़ जाता है और वो सड़क जो थी वो पानी में दब जाती थी। तो इस वजह से वहां पे टनल बनाएगी। तो इस तरह के उपाय किए जा सकते हैं। जी शशिकांत जी, वापस आपके पास लौटूंगा और आपसे, क्योंकि ये वाला जो सिलसिला है, जहां तक मुझे याद है 2000 की अगर हम बात करें तो उस वक्त हिमाचल प्रदेश में जो पहली बार इस तरीके की त्रासदी को मीडिया में कवर किया गया, तो पारचू जो झील थी उसमें पानी भर जाने के कारण जो अपना पूरा हिमाचल का इलाका है, रामपुर से शुरू होकर और जो फिर उस नदी की जद में आते गए, वो सब बर्बाद हो गए। इंश्योरेंस कंपनी ने भी इंश्योरेंस देने से मना कर दिया। तो 24 साल पहले की बात बता रहे हैं और ये लगातार अब गाहे बगाहे बादल फटने की घटनाएं और बाढ़ आने की। तो जो राज्य सरकार है, ये नियमों को क्या लागू कर सकती है कि नदी के इतनी दूर पर आपको मकान नहीं बनाने हैं, दुकान नहीं बनाने हैं, जहाँ पे बनाए हैं उनको
कोई अलग प्रावधान करके उनको वहां से हटा के दूसरी जगह बसाया जाए, क्या कुछ ऐसा संभव है? देखिए, आपने जो बात की सन 2000 में जो बाढ़ आई थी, सतलुज नदी में वो बाढ़ आई थी और तिब्बत के इलाके में वो पारचू लेक थी जो फटी थी और जिसकी वजह से अचानक बाढ़ आई थी। किन्नौर से होते हुए रामपुर और उसके बाद वो मंडी के और बिलासपुर के कई इलाकों में उसने तबाही मचाई थी। अब अगर आप देखें मुकेश जी, तो आपको भी याद होगा, उस समय आपने भी कवर किया था ये वाला जो ये त्रासदी थी। वहां बड़ा और जगात खाना दो गांव हैं, दो एक तरह से कहेंगे लोकेलिटीज हैं रामपुर की, जो कुल्लू जिले में पड़ती हैं और ब्यास सतलुज नदी के किनारे पे है। और आपको याद होगा कि सबसे ज्यादा तबाही इन्हीं दो गांवों में हुई थी, इन्हीं दो जगहों पर हुई थी। और जो घर बह गए थे, हैरानी की बात है, अगर आप फिर से रामपुर जाएं तो आज 24 साल के दौरान वो फिर से वहीं पर बने हुए हैं। और जितना नुकसान उसमें हुआ था उससे कोई सीख ऐसा नहीं लगता किसी ने ली है, और ऐसा लगता है कि लोगों को कोई चिंता ही नहीं है और लोगों ने फिर से वहीं पर घर बना लिए जो कि बाढ़ की चपेट में आए थे। तो ये कितनी हैरानी की बात है कि आप 24 साल में ही वो घर फिर से वही बन गए, नदियों के किनारे जहां पर वो बह गए थे और उसमें लोगों की मौत भी हुई थी। तो ये लोग इस तरह से भूल जाते हैं और इस तरह से काम करते हैं। जहां तक नियम कानून की बात है, सन 2000 की बाढ़ के बाद ही हिमाचल सरकार ने नदियों के किनारे दूरी बनाकर घर बनाने की एक पॉलिसी बनाई थी। वो पॉलिसी आज भी सरकार में है और उसके तहत जो है नदियों एक निर्धारित दूरी पर नदियों के किनारे घर नहीं बनाए जा सकते। लेकिन ब्रा और जगात खाना ये दो जगह इस बात का उदाहरण है कि वो पॉलिसी किस हद तक प्रदेश में लागू हो रही है। वहीं पर जहां बाढ़ आई हो, जहां लोग मरे हो, करोड़ों रुपए की संपत्ति का विनाश हुआ हो, उसी जगह पर फिर से 24 साल के भीतर ही उससे ज्यादा निर्माण हो चुका है। जी, तो आप देख सकते हो कि मैं एक चीज और आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप अब भले ही प्रोफेसर हैं लेकिन 25 साल तक आपका जो अनुभव है, 25 से भी ज्यादा का, वो पत्रकारिता में रहा है। अभी जो तस्वीरें हम टीवी पर देख रहे हैं उसमें हम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी देख रहे हैं, वो भी लोगों के जख्म पर मल्हम लगाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में हम अनुराग ठाकुर जी और कंगना रनावत जी को देख रहे हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं। तो ऐसी त्रासदी में, लेकिन हमने आरोप प्रत्यारोप भी बहुत देखे हैं। हालांकि सतपाल सत्ती जी भी इस वक्त आपके साथ जुड़ चुके हैं, इनसे भी सवाल करेंगे। तो इसमें ज्यादा रोल किसका रहना चाहिए? आपदा प्रबंधन में ज्यादा भूमिका कौन निभा सकता है? केंद्र सरकार या ये केवल मात्र राज्य सरकार की भूमिका रह जाती है? क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू बार बार आके दिल्ली में मिलते हैं, वो कहते हैं हमें पैसा नहीं मिला, केंद्र सरकार कहती है हमने बहुत दे दिया लेकिन आगे नहीं जा रहा। ये क्या राजनीति है? इसको आपसे समझना चाहिए। देखिए, ये राजनीति तो हर, जब डेमोक्रेसी में आपको लगता है कि किसी भी बात पर राजनीति, ऐसा नहीं हो सकता कि राजनीति ना हो, लेकिन जहां तक आपका सवाल है कि इसमें केंद्र सरकार की भूमिका है या राज्य सरकार की, तो सीधी सी बात है, जहां तक आपदा प्रबंधन का काम है वो तो सारा राज्य सरकार को ही करना है। और कितनी जल्दी अगर मदद मिलती है लोगों को, अगर मान लीजिए किसी गांव पे कोई त्रासदी आती है, वहां पे कितनी जल्दी एम्बुलेंस पहुंचती है, कितनी जगह कितनी जल्दी डॉक्टर पहुंचते हैं, या कितनी जगह वहां पे कितनी जल्दी वहां से लोगों को बाहर निकाला जाता है, इस तरह का काम तो पूरा राज्य सरकार का है। लेकिन जहां तक उस नुकसान की भरपाई की बात है, निश्चित तौर पर हिमाचल जैसा राज्य जो कि आर्थिक कंगाली से जूझ रहा है और बहुत सालों से जूझ रहा हो, कोई भी सरकार यहाँ हो, यहाँ पर पैसे की कमी हमेशा रही है। तो निश्चित तौर पर इस तरह की त्रासदी जब होती है, उसका असर यहाँ के विकास के लिए जो पैसा है उस पर पड़ता है, वो पैसा यहाँ लगता है। तो अगर केंद्र सरकार की तरफ से मदद हो तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार के लिए एक आसान हो जाता है कि वो लोगों की मदद कर सके। पिछली बार भी केंद्र सरकार ने मदद की थी और उसके बाद लोगों को 7-7 लाख रुपए तक का मुआवजा एकदम से मिल गया था, तत्काल राहत के तौर पे, और भी मिला था। लेकिन इस बार वो मुआवजा नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इस बार राज्य सरकार के पास पैसे नहीं और केंद्र सरकार ने अभी तक इस तरह की कोई घोषणा नहीं की। शशिकांत जी, रोकूंगा यहीं पे, आपको यहीं पे रोकूंगा। और सतपाल सत्ती आपके पुराने साथी भी हैं, यूनिवर्सिटी में आप साथ ही आसपास ही हुआ करते थे और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो सतपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल जम्मू कश्मीर के चैनल पर। और आज एक बार फिर आपके साथ हम जुड़े हैं। ये आरोप लगा रहे हैं, आप ही के साथी हैं वो भी, वो उस वक्त NSUI में हुआ करते थे, आप ABVP में, कह रहे कि केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही और हमारे पास पैसे हैं नहीं। कौन आरोप लगा रहे हैं? उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो क्यों नहीं देते आप पैसे हिमाचल प्रदेश को? ये हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है कि हिमाचल में बरसात के दिनों में जो बादल फटने की घटनाएं जो हो रही हैं, जिसके कारण हमारे प्रदेश में जान और माल का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है।
और पिछली बार जैसा आपने स्वयं बताया कि बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, शायद हिमाचल के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी थी। बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई और हजारों सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश में सड़कों का, जान माल का जिसारा हुआ। उसमें मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारी राजनीति है वो अलग अलग समय पर होती रहेगी, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के लीडर जो है एकदम केंद्र सरकार के ऊपर आकर के जो अपनी सुई है उसको टिका देते हैं कि हमें केंद्र सहयोग नहीं कर रहा है, केंद्र सहयोग नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है अगर हम लोग पिछली बार के आंकड़े आप भी जानते हैं, अब मैं उन आंकड़ों को बढ़ाऊंगा, तो केंद्र सरकार ने समय समय पर जब नड्डा जी ने प्रवास किया, अनुराग जी ने प्रवास किया, गडकरी जी जहां पर आए तो उन्होंने भी बताया कि किस तरह से हम लोगों ने चाहे 10,000 मकान हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि मकान बड़ी संख्या में गिरे थे, तो 10,000 मकान बनाने के लिए पैसा दिया गया। बिल्कुल, लेकिन बार बार जो ये कहा जाता है कि जो केंद्र है वो पैसा भेजता है, जो राज्य की सरकार है वो कहती है कि पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो जो आम लोग हैं उनको कैसे पता लगे कि केंद्र की सरकार से कोई कमी रह रही है या राज्य सरकार की, क्योंकि दावे दोनों करते हैं, जनता के हाथ कुछ नहीं लगता है। नहीं, मेरा इसमें ऐसा मानना है कि पिछली बार जो केंद्र सरकार ने पैसा दिया था, इवन हिमाचल प्रदेश की जनता ने 251 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी के इस आपदा के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी ने जो आह्वान किया था उसके अंतर्गत इकट्ठा हुआ। लेकिन उसमें जैसे समय समय पर बातें आई और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा भी कि हम लोगों ने 4500 करोड़ रुपए का एक आपदा राहत कोष ऐसा करके हम लोगों ने एक, जिसको आप कह सकते हैं कि एक हमने अलग से पैसा निकाला है लोगों को देने के लिए। वो एक आध बार हम लोगों ने देखा कि लोगों को बटा, लोगों को दिया गया, लेकिन उसके बाद उसमें कोई पता नहीं लग रहा है कि जिनकी जमीनें तक बह गई उनको जमीनें दी गई या नहीं दी गई। जैसे शशिकांत जी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का जिम्मा बनता है कि चीजों को इम्प्लीमेंट करना, समय के ऊपर सड़कों को खोलना। आप स्वयं देखते हैं, मैं भी 7 दिन पहले शिमला में था, तो पिछले आपदा के समय पर जितने पेड़ डेंजरस डिक्लेयर किए थे, जब डेंजरस लगते हैं, उनको चिन्हित करने में इनकी कारपोरेशन और इनकी गवर्नमेंट फेल हुई है। और उस समय मेयर साहब बयान दे रहे थे कि हम लोगों ने अभी टीम बना दी है, 8 दिन पहले यानी उनका बयान है मीडिया में कि हमने टीम बना दी है कि उन पेड़ों को चिन्हित किया जाए, तब तक अगली आपदा भी आनी शुरू होगी। तो ये गवर्नमेंट की काम करने की स्पीड है। और उसके साथ साथ मैंने ये भी देखा, मैं इसमें ब्लेम नहीं लगाना चाहता, लेकिन ऐसे ही विधानसभा के अंदर भी विषय उठा कि कुछ ऐसे लोगों को पैसा दे दिया जिनका जितना बनता ही नहीं है। जी, आने वाले समय में एक बहुत बड़ा घपला निकलेगा। मैं आपको ऊना विधानसभा क्षेत्र का ध्यान में लाना चाहता हूँ। मुझे जानकारी मिली, मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर पिछली बार एक घर 100% तबाह हो गया था, उसको मुख्यमंत्री जी ने 7 लाख रुपया दिया, पहली किस्त का दिया। उसका डंगा लगाने के लिए हमने एमएलए फंड से मैंने 8 लाख रुपया दिया, क्योंकि उसका पूरा तबाह हो गया था, जमीन भी चली। लेकिन अभी मुझे जानकारी मिली है कि ब्लॉकों के माध्यम से नई लिस्टें बन रही हैं मकानों को पैसा देने के लिए। अब 1 साल के बाद ये कौन सी लिस्टें आ रही हैं? और ऊना के अंदर तो सूखा पड़ा हुआ है। अगर आप लोग सर्वा कराएंगे तो पिछली बार 2 दिन पहले अखबार के अंदर आया कि हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला के अंदर 150% कम बारिश हुई है पिछले जुलाई महीने के अंदर, 150%। वापस आपके पास लौटूंगा सतीश साहब, रुक कर रहा हूं अनुराग शर्मा का, जो हमारे हिमाचल इंडिया न्यूज के ब्यूरो प्रमुख हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं सोलन से। अनुराग, अभी भी ये जो तबाही की खबरें हैं, तबाही का जो मंजर है ये देखने को मिल रहा है, और पिछले साल तो बहुत ही ज़्यादा हुआ, लेकिन कोर कसर इस बार रही है, ऐसा भी नहीं है। चाहे तस्वीरें हम कुल्लू की ले लें, मंडी की ले लें, कुल्लू से ऊपर वाला जो इलाका है तोश, वहाँ पर भी होटल्स बह गए, अचानक बादल फटा, मुआवजा तक उनको मिल नहीं पा रहा है, जो बैंक्स हैं वो मना कर दे रहे हैं, जो इंश्योरेंस वाले हैं वो मना कर देते हैं। तो ये जो कंफ्यूजन बना हुआ है, इन चीज़ों को लेकर आपके पास क्या इनपुट आ रही है? देखिए मुकेश जी, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम पहले हम सिर्फ जो सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी जो नुकसान है उसकी बात करते हैं। पिछली बार अगर आपको याद होगा 532 सड़कें बंद थी, जिसमें से आज भी जो है वो 100 से ऊपर अधिक सड़कें हैं जो अभी भी रिपेयर होने के लिए बची हुई हैं। उसके बाद आज की स्थिति में आपको बताता हूँ मुकेश जी, जो 200 सड़कें फिर दोबारा बंद हो गई। अब आप ये देखिए कि 200 से 300 सड़कें ऑलरेडी बंद है, और हिमाचल जो है वो गाँव में बसता है।
हिमाचल गांव में होने के बावजूद जितना ट्रांसपोर्टेशन, जितना रसद, जितना पानी, क्योंकि हिमाचल में सिर्फ एक ही समस्या नहीं होती कि केवल जो है वो सड़कों की वजह से बाधित होकर सामान नहीं पहुंचता, वहां पर पानी बंद हो जाता है, वहां पर बिजली बंद हो जाती है, वहां पर लोगों का जीवन यापन बंद हो जाता है, क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है हिमाचल में बहुत जगह। तो इस तरह की स्थितियां उत्पन्न है। अगर हम हिमाचल सरकार की कमियों की बात करें तो पिछली सरकार ने पिछले साल के आपदा को देखकर भी सबक नहीं लिया। आप अगर अभी भी देखोगे तो इस तरह की स्थितियां बनी हुई है कि जितनी डिप्लॉयमेंट, अगर हम सिर्फ सतलुज के जो समेज गांव है उसकी बात करते हैं, वहां पर 4 दिन तक एक मशीन जेसीबी जो थी वो लगी रही और उससे काम होता रहा। अगर उसकी जगह 5 मशीनें डिप्लॉय की जाती तो मुकेश जी, मेरे को लगता है कि शायद जो काम आज हम ढूंढ रहे हैं, जिनकी आज एक डेड बॉडी मिली, क्या पता हम उनको बचा पाते। उसी तरह से बहुत सी कुल्लू में भी या मंडी में भी सभी तरह में इस तरह की समस्याएं हैं। जितनी मशीनरी डिप्लॉय होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। उसी के बाद अगर हम बात करते हैं बारिश होने की रफ्तार, जितनी, जैसे सत्ती जी ने बताया कि जो पिछले जैसे सोलन भी उसी में आता है, जैसे सत्ती जी का ऊना है, वहां पर भी बारिश जो है बहुत कम हुई थी। आप ये देखिए 75 mm से कम बारिश जो है उसको नॉर्मली जो है वो ये कहा जाता है कि येलो अलर्ट है। 75 से 125 के बीच में जो है वो ऑरेंज अलर्ट हो जाता है। पिछले कल की बात करता हूं मैं आपको, पिछले कल मैं आपको बताऊं, जो हमारा नाहन और पोंटा साहिब का इलाका है, वहां पर 116% जो mm बारिश हुई है, पिछले कल में हुई है। तो ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां पर इतनी बड़ी तादाद में अचानक बारिश होने लगी। और अब बात करते हैं जो आपने जहां से प्रश्न शुरू किया था मुकेश जी, कि प्रॉपर्टी जो बन रही है या मैन मेड नुकसान जिनकी बात करते हैं हम, ये आपदा जरूर है पर मैन मेड, जैसे शशिकांत जी ने भी बताया कि ये मैन मेड नुकसान है। जो सबसे बड़ा कारण है, अगर आपने नोट किया होगा, लोग शिमला की बात करते हैं, सिस्मिक जोन 4 और 5 में आता है, पर लोगों के मकान बनाने की रफ्तार और मंजिलों की एलिवेशन अगर आप देखेंगे तो 6-6, 7-7 मंजिलें हैं। हिमाचल में वैली एक्ट लगता है, आज तक आप मेरे को एक भी जगह बता दीजिए जहां पर वैली एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन हुई। कहां पर रेरा काम कर रहा है, कहां पर एनडीआरएफ का, मतलब जो हमारी दूसरी टीसीपी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, वो क्या कर रही है, कोई पता नहीं है। तो इस तरह की समस्याएं हैं जो नॉर्मली सरकार को कड़े रुख अपनाने चाहिए, ताकि आज जो बड़ी बहस है अनुराग, उसका अब समय हो रहा है विराम देने का। लेकिन चाहे प्रोफेसर शशिकांत हो या सतपाल सत्ती साहब हो या आप हो, आप तीनों के जो विचार हैं आज हमने सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। सरकार के नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। खैर, उनका नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन आज उनसे भी जवाब दिया जाता। सतपाल सत्ती जी ने केंद्र का पक्ष रखा, भाजपा का पक्ष रखा, तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। शशिकांत जी ने अपने पुराने अनुभव के साथ साथ क्या चीज़ें होनी चाहिए ये हमें बताया, और जो आज की ताज़ा स्थिति है उस पर अनुराग आपने प्रकाश डाला। आप तीनों का बड़ी बहस में जुड़ने के लिए हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस को फिलहाल हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इंडिया न्यूज़ पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर पर खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह बदस्तूर जारी है। बने रहे हमारे साथ।